दोस्तों बात करें तो यह है एवरीथिंग टेक एट फ्राइडे, यानी कि एक वीकली पॉडकास्ट जिसके अंदर हम जो इस हफ्ते की जो लेटेस्ट टेक न्यूज़ होती है ना उनके बारे में बात करते हैं और सिर्फ स्मार्टफोन रिलेटेड बातें नहीं करते। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस हफ्ते काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी और वो हुई थी यहाँ पे जो जियो होता है उसका डाउन होना। हालांकि जियो के डाउन होने की बहुत सारी रिपोर्ट्स आई थी और ट्विटर पर भी लोगों ने बोला था कि उनका यार जियो के सिम कार्ड में भी प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ तक कि वो इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पा रहे और जो जियो का फाइबर होता है वो भी डाउन था। पर्सनली मैंने जियो का आउटरीच तो फेस नहीं किया, लेकिन मेरे साथ उल्टा हुआ, मैंने उल्टा एयरटेल का आउटरीच फेस किया, जहां पर मैंने बैकएंड में पता करा तो ये पता चला कि मेरे एयरटेल की सिम और जो एयरटेल फाइबर होता है वो डाउन हो गया था, क्योंकि कहीं पे एक फाइबर ऑप्टिक केबल जाती है वो कट गई थी, जिसको उन्होंने 1-2 घंटे में रिपेयर कर दिया। लेकिन वहीं बात करें जियो की, तो जियो की तरफ से ऑफिशियल ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर यह पता चलता है कि इस टाइप का आउटरीच बैकएंड सर्वर से भी हो सकता है। इवन कुछ लोगों का क्लेम ये भी था कि यहाँ पे जो गूगल का जो डीएनएस सर्वर होता है वो भी कुछ टाइम के लिए डाउन हो गया था। अब देखा जाए तो हर 2-4 महीने के अंदर इंटरनेट आउटरीच की प्रॉब्लम्स आ रही है। अब क्या इंटरनेट जो यूजर्स हैं उनके इंक्रीज होने से प्रॉब्लम आ रही है, या फिर अब दिक्कत है कि इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा अपग्रेड करने की जरूरत है, क्योंकि यूजर बेस यहाँ पे बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है। बाय द वे इस टाइप की चीजें यहाँ पे अक्सर थोड़ी सी बढ़ गई है, देखते हैं आने वाले टाइम में क्या रहता है। दोस्तों अब मैं आपसे बात कर सकता हूँ एनवीडिया कंपनी की। क्या आप लोग को मालूम है कि एनवीडिया दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। इस कंपनी का जो मार्केट वैल्यू होती है वो हो गई है $3.3 ट्रिलियन। अब ये इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर क्यों है पता है? क्योंकि इस कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनी को पीछे छोड़ दिया। और एप्पल के बारे में एक बात बताऊं आप लोगों को, एप्पल ने 2018 में $1 ट्रिलियन का मार्क किया था और 2023 में कंपनी $3 ट्रिलियन गई, यानी कि $1 ट्रिलियन से $3 ट्रिलियन जाने में एप्पल को 5 साल लगे। लेकिन एनवीडिया के लिए सरप्राइजिंग चीज बताऊं क्या, तो उन्होंने ये चीज सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर कर दी। एप्पल को 5 साल लग रहा है, एनवीडिया ने 1 साल में कर दी। अब एनवीडिया ऐसा यहाँ पे क्या कर रही है कि एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी से पीछे हो गई? आप में से काफी सारे लोग तो उसे ग्राफिक कार्ड बनाने वाली कंपनी के रूप में जानते होंगे। देखो एक बात बताता हूँ मैं, एनवीडिया को हम लोग एक ग्राफिक कार्ड बनाने वाली कंपनी के रूप में जानते हैं और उसके गेमिंग के अंदर इन्होंने काफ़ी एक अच्छा मुकाम हासिल किया था। लेकिन एनवीडिया को जो असलियत में जो सक्सेस मिली है ना वो मिली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ज़माना हम पिछले 2 साल से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये जो एआई जो रन होती है ना, इसके लिए जो चिप्स और जो हार्डवेयर होता है ना वो एनवीडिया ने बनाया। चाहे मैं बात करूँ चैट जीपीटी की, ओपन एआई की, जो ओपन एआई के सर्वर्स होते हैं वो किस पे रन करते हैं? बिल्कुल सही सुना आपने, एनवीडिया के। तो एनवीडिया देखा तो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर प्लेयर बना एआई की दुनिया में, और उसका जो पूरा जो फोकस रहता है आज के समय में यहाँ पे एक ग्राफिक कार्ड से ज़्यादा एआई के ऊपर बहुत ज़्यादा हो चुका है। और कंपनी के लिए भी अच्छी चीज़ है, और उनके जो सीईओ है वो काफ़ी ज़्यादा विजनरी है, जेनसेन। उनका भी कहना था कि पिछले कई सालों से कंपनी चला रहे थे, लेकिन उन्हें पता चल गया कि कब कहाँ कैसे काम करना है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन हमें यहाँ देखने को मिलता है कि कोई भी चीज़ अगर सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है तो ये देखो कि आप उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो। और कई बार है ना, अपना रास्ता बदलने पर भी ना कई बार सक्सेस मिल जाती है। एनवीडिया के साथ हमने यही चीज़ सीखी है। लेकिन अब देखने वाली बात यहाँ पर ये कि जो टॉप कंपनी है एनवीडिया, ये एआई की दुनिया के अंदर यहाँ पर क्या काम करती है। इसी के साथ ही एआई से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। आप लोगों को तो पता है ना कि इस साल एप्पल ने अपनी एप्पल इंटेलिजेंस में काफ़ी सारे एआई के फीचर्स अनाउंस करे। लेकिन क्या आपको ये बात मालूम है कि एआई के काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो इस साल एप्पल अपनी एप्पल इंटेलिजेंस में नहीं इंटीग्रेट करने वाला। जैसे कि बात करें यहाँ पर एप्पल ने यहाँ पर क्या किया था कि सीरी के अंदर काफ़ी सारी कैपेबिलिटीज़ थी, और अब पता चलता है ये सारे फीचर आपको 2025 में अपडेट्स अलग देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस फॉल के अंदर यानी कि अक्टूबर के महीने के अंदर आप बात करें आईफोन 16 के लॉन्च के बाद एप्पल जो है वो iOS 18 जब निकालेगा तब वहां पे आपको अपडेट देखने को मिलेगा एप्पल इंटेलिजेंस का, जहां पे एप्पल इंटेलिजेंस के कुछ फीचर्स आएंगे जैसे कि टेक्स्ट को समराइज करना और कुछ चीजें, और चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन भी होगा यहाँ पे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह कि सारे फीचर जो सीरी की कैपेबिलिटीज होती है वो इंट्रोड्यूस नहीं की जाएंगी। काफी सारे फीचर्स एप्पल ने पोस्टपोन कर दिए। सिंपल सा रीजन है कि एप्पल इस रेस में कूदा था, और मेरे को जो चीज अंदर से लगता है ना कि एप्पल को मालूम है कि सारी चीजें जब तक तैयार ना हो जाए ना तब तक लोगों को हाफ बेक प्रोडक्ट हम नहीं दे सकते। इसलिए एआई की रेस में पीछे ना हो जाए तो कुछ फीचर्स आगे वाले समय में देंगे और कुछ बचे हुए फीचर 2025 में देंगे। लेकिन एप्पल का ट्रैक रिकॉर्ड मैं जानता हूँ, एप्पल वाले अपने एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स को यहाँ पे और इंटीग्रेट करते रहेंगे और इसको पहले से ज्यादा बेटर भी बनाएंगे। लेकिन देखा तो एआई की दुनिया में सिर्फ एप्पल इंटेलिजेंस ही है जो डिले नहीं हुआ। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट है ना वो भी डिले कर रहा है एक बहुत बड़े फीचर को। हाल ही में याद है कि आप लोगों को कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपना को पायलट प्लस पीसी निकाला था।
अब Copilot प्लस पीसी खास बात ये थी कि आप डिवाइस के अंदर एआई का यूज कर सकते थे, और उसके अंदर वन ऑफ द बेस्ट फीचर जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वो था विंडोज रिकॉल का, जिसके अंदर आप कोई भी काम करें, आपकी स्क्रीन के स्क्रीनशॉट्स लिए जाएंगे, कुछ स्क्रीन रिकॉर्ड की जाएगी, आपके डिवाइस के अंदर उसे स्टोर किया जाएगा, और उसके बाद एआई वहां से सीखेगा और ये पता लगाए कि आप पीसी के अंदर क्या काम करते हो, कैसे काम करते हो, और वहां से सीख के आपकी मदद करेगा। अब देखने सुनने में ये चीज़ काफ़ी एक्साइटिंग सी लगती है, लेकिन ये प्राइवेसी के लिए भी खतरा मंडरा सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पता प्रॉब्लम क्या कि यहाँ पर आपकी A to Z सारी चीज़ें स्टोर की जाएंगी। गलती से किसी हैकर ने कुछ एक्सेस कर लिया, कहीं भी कुछ हो गया, तो ये गड़बड़ वाला सीन बहुत हो सकता है। इसलिए प्राइवेसी रिलेटेड एलिगेशंस इसके ऊपर लगे थे और काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी। इस वजह से इस फीचर को यहाँ पे डिले कर दिया गया, और अभी तक पता नहीं कि ये जो इंपॉर्टेंट फीचर था ये माइक्रोसॉफ्ट वाले से कब निकालेंगे विंडोज़ के अंदर। लेकिन विंडोज़ के साथ एक और अच्छी चीज़ हुई, विंडोज़ ऑन ARM की बात हम बहुत लंबे समय से कर रहे थे, और फाइनली मार्केट के अंदर स्नैपड्रैगन X Elite के पीसीज यहाँ पे आ चुके हैं, और स्नैपड्रैगन X Elite ने लैपटॉप के अंदर अपना जलवा दिखाया है। लेकिन यहाँ पे बात करें तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। नंबर 1 चीज़, यहाँ पे स्नैपड्रैगन X Elite ने विंडोज़ के अंदर बैटरी लाइफ को पुल ऑफ कर दिया कि मैकबुक जैसे को टक्कर दे पा रहा है। यहाँ पे क्विक स्लीप टू वेक फंक्शनलिटी होती है, उसे इंटीग्रेट किया गया। यहाँ नहीं कि एक हाथ से आपने लिड ओपन करी तुरंत आपका पीसी चालू। अगली चीज़ यहाँ पे इंटीग्रेट करिए, जो यहाँ पे परफॉर्मेंस है वो अल्ट्रा कोर 7 के जो प्रोसेसर्स आते हैं उनको बेंचमार्किंग के अंदर मैच कर पा रहा है, और जो एप्लीकेशन ARM के हिसाब से ऑप्टिमाइज है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम कर रही है। प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, जो पास्ट की जो 64 बिट एप्लीकेशंस थी, जैसे की बात करें अडोबी की एप्लीकेशंस होती है या गेमिंग्स वगैरह होते हैं, ये अभी भी वहाँ पे सक्षम नहीं है अच्छे तरीके से चलाने में। तो देखने वाली बात है कि धीरे धीरे चीज़ें कैसे फिक्स होती है, क्योंकि अभी हम एक बहुत ही फर्स्ट लेवल पर आ पाए हैं जहाँ पे अब ऐसा लग रहा है कि ARM टेक्नोलॉजी स्नैपड्रैगन प्रोसेसर इस कैपेबल है, विंडोज़ के अंदर आ सकता है। लेकिन अगर वो लेगेसी जो विंडोज़ ऐप्स है अगर उन्हें चला लेना, तभी मार्केट में किलर साबित हो सकता है। इसके साथ ही बात करें तो इंडिया के अंदर भी धीरे धीरे इस टाइप के प्रोडक्ट्स आने लगेंगे, बस ये है कि प्राइसिंग वगैरह सही होना तभी एक बात रहती है। इसके साथ ही यहाँ पे फाइनली बात कर सकता हूँ सैमसंग के S25 से रिलेटेड। यहाँ पे मिंग ची को काफ़ी फेमस एप्पल एनालिस्ट है, उन्होंने बताओ यहाँ पर क्या क्लेम किया कि S25 के लिए सैमसंग यहाँ पे एक प्लान कर रहा था एक्सनोस और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन दोनों के साथ, लेकिन एक्सनोस का जो यील्ड होता है 3nm चिप्स का वो बहुत कम है, कि यहाँ पर क्या कर सकता है कि ये सैमसंग की एक्सनोस को पूरी तरीके से डिच कर दे, और ग्लोबली सैमसंग है ना अपनी स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 के साथ हर जगह ये अपने फ़ोन को ले जाए। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ स्नैपड्रैगन फॉर गैलेक्सी की, कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 का अपग्रेडेड और ओवरक्लॉक वर्जन आपको S25 की लाइनअप में देखने को मिले। समझ गए ना? यानी कि ये जो चीज़ रहेगी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी। अब देखने वाली बात है कि जो सैमसंग रहती है कि इस चीज़ को पुल ऑफ कर पाती है कि नहीं कर पाती, और अगर ऐसा करती है ना तो सैमसंग को ना इसका काफ़ी पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन मैं एक बात बता सकता हूँ, सैमसंग जो है ना वो अपनी एक्सनोस को अभी भी छोड़ने नहीं वाली। मैंने बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ी और देख के लग रहा है कि सैमसंग पूरी कोशिश कर रहा है स्नैपड्रैगन से टक्कर लेने के लिए, और स्नैपड्रैगन से टक्कर लेने के लिए अपने प्रोसेसर को बेटर कर रहा है। वहीं क्वालकॉम से भी मैंने देखा है कि क्वालकॉम वाले भी स्नैपड्रैगन को पहले से ज़्यादा बेटर कर रहे हैं, और इस बार अपना कस्टम आर्किटेक्चर ला रहे हैं और अपनी प्रोसेसर की कीमत भी बढ़ा रहे हैं, जिसका जो इम्पैक्ट रहेगा ना यहाँ पे फ़ोन की प्राइसेस पे पड़ेगा। अब देखने वाली बात है क्या सैमसंग वाले एक्सनोस को इंटीग्रेट करते हैं, स्नैपड्रैगन को लेते हैं, और स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 के जो फ़ोन्स आएंगे जो शायद आपको इसी साल से देखने को मिल जाए, उनकी कीमत क्या रहती है, क्योंकि हर साल जो प्रोसेसर होते हैं ना उनकी कीमत यहाँ पे बढ़ रही है। तो यार दोस्तों, यार ये थी यार इस हफ्ते की कुछ इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़ जो मेरे को यहाँ पे लगी। सोचा आप लोगों से इसके फॉर्मेट में बात करें और कुछ इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पे आपसे शेयर करें। बाय द वे, मैं आपको नेक्स्ट वीक मिलता हूँ अपने ऐसी किसी टेक न्यूज़ पॉडकास्ट के अंदर। गुड बाय।